आज हम लोग अर्थशास्त्र के नए विषय पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि जो वर्ग आपका 12 में अर्थशास्त्र रखे हैं, ग्रेजुएशन में जो इकोनॉमिक्स लिए हैं अर्थशास्त्र को रखे हैं, या 11 में जो बच्चे होंगे, 10 में जो बच्चे होंगे, या मास्टर डिग्री का तैयारी कर रहे होंगे, निश्चित तौर पे आप इस सब्जेक्ट से रूबरू होंगे। अर्थशास्त्र का एकाधिकार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एकाधिकार किसे कहते हैं उसको समझेंगे। एकाधिकार का जो अर्थशास्त्र में जो परिभाषा है उसको जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि आज का जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो इन टॉपिकों पर काम करेगा, यानी आपको हमको इन टॉपिकों को स्पष्ट रूप से समझा देना है। वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि इन टॉपिकों को आपको समझा दें। जैसे एकाधिकार, शाब्दिक अर्थ। एकाधिकार का शाब्दिक अर्थ बताना है हमको। एकाधिकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, वो जब आपको समझ आ जाएगा तो मुझे लगता है कि मेरा सारा मेहनत सफल हो जाएगा। उसके बाद ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीका से समझ आने लगेगा। एकाधिकार की परिभाषा क्या है, उन परिभाषाओं की चर्चा हम लोग करेंगे। तीसरा पॉइंट हो जाएगा एकाधिकार की विशेषताएं। आखिर एकाधिकार की क्या विशेषता होती है, उन विशेषताओं को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। अगला आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा एकाधिकार का उद्देश्य। थोड़ा सा उद्देश्य में लिखने के क्रम में छूट गया, एकाधिकार का उद्देश्य। उसके बाद पांचवा जो होगा मूल्य निर्धारण, यानी एकाधिकार में मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। अब देखिए एकाधिकार लास्ट का जो पॉइंट होगा आपका वो होगा एकाधिकार पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। चलिए अब हम लोग अपने मेन टॉपिक, पहला टॉपिक पे आते हैं, एकाधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। चलिए अब इसको हम लोग समझ लेते हैं एकाधिकार को। एकाधिकार शब्द जो है वो दो शब्दों के संयोग से बना है। दो शब्दों का संयोग कौन कौन सा है, तो वो है आपका मोनो और पोली। दो शब्द आपका है मोनो और पोली। मोनो और पोली से बना है। मोनो का अर्थ होता है अकेला, एकदम ध्यान दीजिएगा। एकाधिकार को इंग्लिश में जो हम लोग है वो क्या बोलते हैं, मोनोपोली बोलते हैं। और मोनोपोली का जो निर्माण हुआ है वो मोनो जोड़ पोली से हुआ है, जिसमें से मोनो का अर्थ होता है अकेला तथा पोली मतलब होता है विक्रेता, और उससे बना है मोनोपोली, जिसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं अकेला विक्रेता। एकाधिकार जो है वो हो गया अकेला विक्रेता। अब चलिए अब इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। कह सकते हैं कि इस प्रकार एकाधिकार में एक ही विक्रेता होता है, जिसके कारण वस्तु की पूर्ति तथा कीमत पर उसका ही नियंत्रण होता है। अच्छा, इस लाइन को थोड़ा बढ़िया समझिएगा। एकाधिकार में एक ही विक्रेता होगा। एकाधिकार का मतलब हुआ कि अकेला अधिकार होगा। अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ पे बाजार लगाते हैं तो इस बाजार का पूरा मालिकाना अधिकार मेरा होगा, यानी जो वस्तु उपलब्ध हम कराएंगे उस वो वस्तु कितना होगा, उसका मूल्य क्या होगा, उन सारी चीजों को मेरे द्वारा निश्चित किया जाएगा और उस मूल्य पर हम क्रेताओं को बेचेंगे। यानी जो क्रेता लेने आएंगे उसका मूल्य का निर्धारण करने का पूर्ण अधिकार मुझे हो जाएगा। यही इस लाइन से समझाने का प्रयास किया गया है। और उस पर जो नियंत्रण करना होगा वो नियंत्रण किसका होगा, एकाधिकार का होगा। अतः एकाधिकार बाजार की उस स्थिति को कहा जा सकता है जिसमें विशिष्ट वस्तु की पूर्ति पर किसी एक उत्पादक अथवा फर्म का नियंत्रण होता है। सपोज मान लीजिए कि डॉम्स का ये पेन है मेरे हाथ में, और ये डॉम्स का पेन जो है वो मार्केट में लाया जाता है, तो इसका जो मूल्य का निर्धारण होगा वो मात्र एकाधिकार के कारण डॉम्स को ही जाएगा, क्योंकि इसका निकटतम कोई वस्तु मार्केट में नहीं होता है, तो इसके मूल्य का जो निर्धारण किया जाएगा उस पर उस क्रेताओं को खरीदना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बिल्कुल आपको बड़ी आसानी से यह परिभाषा समझ में आ गया होगा कि एकाधिकार में एक ही विक्रेता होता है, और जिसके कारण वस्तु का जो पूर्ति किया जाएगा तथा उसका कीमत जो आंका जाएगा उस पर पूर्ण अधिकार या नियंत्रण जो होगा वो एकाधिकार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकाधिकार से मीनिंग ऑफ मोनोपोली, यानी एकाधिकार से आशय बता रहा है मीनिंग ऑफ मोनोपोली। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जब बाजार में किसी वस्तु की
पूर्ति पर एक ही उत्पादक या विक्रेता का अधिकार होता है तो ऐसी स्थिति को एकाधिकार की स्थिति कहेंगे। एकाधिकार बाजार में प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है। बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई इशू नहीं आना चाहिए। जब बाजार में किसी वस्तु की पूर्ति पर एक ही उत्पादक यानी जो कंपनी है उसका या विक्रेता, यानी मान लीजिए कि हम विक्रेता है, हम कोई वस्तु लेकर आए हैं बेचने के लिए, तो विक्रेता का जब अधिकार होता है तो ऐसी स्थिति को एकाधिकार की स्थिति कहेंगे। एकाधिकार जहां पर होगा, एकाधिकार जहां बाजार होता है, याद रखिएगा वहां पर वो विक्रेता के रूप में अकेले आया। जब विक्रेता के रूप में अकेले आएगा तो निश्चित तौर पर उस बाजार में कोई उसका कंपटीटर नहीं होगा, उसका कोई प्रतियोगी नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट से यहाँ पे बात आता है कि एकाधिकार बाजार में प्रतियोगिता का अभाव पाया जाएगा। कहीं कोई इशू नहीं है, क्योंकि प्रतियोगिता करने के लिए और भी विक्रेता का होना चाहिए। और हम पढ़ रहे एकाधिकार, एकाधिकार में निश्चित तौर पर इकलौता विक्रेता रहेंगे हम। जब विक्रेता रहेगा यानी बाजार में जब एक विक्रेता के अलावा अन्य विक्रेता और भी रहता है तो फिर हम कह सकते हैं कि वहां पर प्रतियोगिता का होना निश्चित होगा। लेकिन जब मार्केट में या बाजार में विक्रेता अकेला मिलेगा तो प्रतियोगिता की संभावना नहीं होगी। अब इसको और शास्त्र में अन्य परिभाषाओं के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। जैसे वेबर्लिन के अनुसार, वेबर्लिन जो थे वो क्या बोले, एकाधिकार उसे समझना चाहिए। ये तो आपका और शास्त्र की परिभाषा वेबर्लिन के द्वारा कि एकाधिकार उसे समझना चाहिए जो किसी वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण रखता है। मार्केट में किसी वस्तु का हमको पूर्ति करना है और उस पर किस प्रकार से हमको नियंत्रण रखना है, इसका दायित्व जो है एकाधिकार के पास होता है। चलिए अगला परिभाषा को हम देखते हैं। एस्टोनियन एवं हेग के अनुसार, प्रोफेसर एस्टोनियन एवं हेग के अनुसार देखिए परिभाषा क्या बोला गया है एकाधिकार का। ये महत्वपूर्ण होता है, ये हमारी समझ की परिभाषा और यहाँ पे अर्थशास्त्र के अनुसार जो परिभाषा छन कर निकला है हम लोग उसको समझने का प्रयास करें। एकाधिकार एक ऐसी वस्तु का एकमात्र उत्पादक होता है जिसके निकट के प्रतियोगी स्थापन पदार्थ नहीं होते हैं। जैसा कि अभी कुछ देर पहले हम आपको एक एग्जाम के माध्यम से समझाए थे कि डॉम्स जो पेन बना हुआ है, इस पेन का कोई निकट प्रतिद्वंदी नहीं होता है जिसके चलते प्रतियोगिता नहीं हो पाता है। यही बात यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। यानी कह सकते हैं कि हम लोग एकाधिकार का शाब्दिक अर्थ और एकाधिकार की परिभाषा को क्लियर कर लिए। अब हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर चलिए अब एकाधिकार की विशेषता को देखते हैं। हम लोग अभी कुछ देर पहले इसके परिभाषा का बात कर रहे थे, इसका शाब्दिक अर्थ क्या था उस पर चर्चा हुआ था। अब हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एकाधिकार की क्या विशेषताएं होती है। देखिए एकाधिकार के अंतर्गत वस्तु का एक ही उत्पादक अथवा विक्रेता होगा। इसका सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है कि एकाधिकार के अंतर्गत में जो होगा वस्तु का एक ही उत्पादक अथवा विक्रेता होता है। दूसरा पॉइंट होता है कि एकाधिकारी का वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। यानी जब एकाधिकारी की बात करते हैं तो बाजार में किसी वस्तु को जो उपलब्ध कराने का दायित्व होता है वो दायित्व जो होगा वो किसका होगा, एकाधिकारी का होगा। उसका पूर्ति पर पूरी तरह से अगर नियंत्रण बोला जाता है तो एकाधिकारी का होगा। तीसरा पॉइंट जो है एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की कोई निकट स्थापन वस्तुएं बाजार में नहीं पाई जाती है। अगर एकाधिकार की विशेषता का बात किया जाए तो विशेषता में हो सकता है कि जैसे सपोज मान लीजिए कि हम लोग एक ये बर्मा का गैस लेते हैं और इस गैस की अगर बात करते हैं तो ये बर्मा का गैस जो है इसका एकाधिकार के तहत में इसका निकटतम कोई भी वस्तु मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। आप मजबूर हो जाइएगा इसी को लेकर पढ़ने के लिए, और इसको जब लेकर पढ़िएगा तो इसका जो मूल्य का नियंत्रण होगा वो एकाधिकारी जो इसका मालिक होगा उस पर निर्भर करता है कि उसका मूल्य क्या रखेगा, या फिर जिस विक्रेता के पास रहेगा वो मूल्य तय करेगा कि इसका मूल्य क्या रखा जाए, क्योंकि इसका निकट स्थापन वस्तु आपको नहीं मिलेगा। ये एकाधिकार की विशेषता होती है। अब देखिए एकाधिकार का अगर हम चौथा पॉइंट की बात करें तो इसकी विशेषता में आ जाएगा एकाधिकार में अन्य फर्मों के प्रवेश पर कठोर प्रतिबंध में यहाँ बिंदु छूटा हुआ ध्यान रखिएगा। एकाधिकार में अन्य फर्मों के प्रवेश पर कठोर प्रतिबंध लगा रहता है।
एकाधिकार में अगर सबसे मेन विशेषता बोला जाए, मजबूत विशेषता बोला जाए तो ये होता है कि इसके तहत में जो फर्में होती है जहां पर उत्पादन का कार्य किया जाता है, तो अन्य कोई अगर फर्म चाहता है कि हम आकर वहां पर उत्पादन प्रक्रिया कर ले तो नहीं कर सकता है, उस पर एकदम कठोर प्रतिबंध लगा रहता है। इसीलिए उसका एक छत्र राज हो जाता है एक अधिकार का। और यहाँ पर जब मूल्य का जो कमी बेसी आएगा वो निर्भर करेगा आपका एकाधिकार के ऊपर। यानी आपको इसकी विशेषता में, चौथा विशेषता में ध्यान रखना है कि अन्य फर्मों का प्रवेश में प्रतिबंध रहता है, कठोर प्रतिबंध रहता है। तो आप बता सकते हैं कि एकाधिकार में आपसे प्रश्न कर सकता है, अगर आप कुएं का तैयारी कर रहे हैं तो आपसे यहाँ प्रश्न कर सकता है कि बताइए किसी अन्य फर्मों का प्रवेश पर कठोर प्रतिबंध किस बाजार के तहत लगता है, तो आप बता सकते हैं कि एकाधिकार के तहत में लगता है। पांचवा विशेषता इसका देखते हैं। पांचवा विशेषता देखिए, एकाधिकार वस्तु के मूल्य को प्रभावित कर सकता है, वो मूल्य का निर्धारक होता है। यहाँ पे कार जोड़ दीजिएगा, मूल्य का निर्धारक होता है। अच्छा, यहाँ ये पॉइंट बोल क्या रहा है, थोड़ा सा इसको समझिए। एकाधिकार वस्तु के मूल्य को प्रभावित कर सकता है। एकाधिकार जो होगा वो किसी भी वस्तु के मूल्य को प्रभावित करेगा। अब जो प्रभावित शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसका दो अर्थ यहाँ पे निकलता है। अब यहाँ पे दो अर्थ क्या निकल सकता है, यानी वो ये बताना चाहता है कि इस पेन के मूल्य को हम प्रभावित कर सकते हैं। तो प्रभावित में कभी बोला गया कि इसको मूल्य को वृद्धि कर दिया जाएगा? नहीं बोला गया। क्या बोला गया कि मूल्य में कमी किया जाएगा? नहीं बोला गया। यानी प्रभावित की बात करेगा तो या तो मूल्य को कम कर देगा या तो मूल्य को अधिक कर देगा। तो मूल्य को प्रभावित कर सकता है और वो क्या होगा, मूल्य का निर्धारक होता है। यानी इस पेन का मूल्य क्या रखना है वो एकाधिकारी तय करता है। चलिए इसका छठा बिंदु पे चलते हैं। छठा बिंदु बोलता है एकाधिकार वस्तु के मूल्य तथा उत्पादन की मात्रा दोनों को एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता है। देखिए, सबसे अगर इसकी विशेषता की बात करते हैं तो इस विशेषता में जब स्पष्ट कर दिया गया एकाधिकार वस्तु के मूल्य तथा उत्पादन की मात्रा, जो मूल्य होगा और उत्पादन होगा दोनों की मात्रा दोनों को एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता। यानी मूल्य क्या रखें और उत्पादन कितना करिए, दोनों का एक साथ एकाधिकार के तहत में उस वस्तु का नहीं किया जा सकता। ये एकदम इंपॉर्टेंस हो जाएगा। यानी आप एकाधिकार की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है उन विशेषताओं के बारे में आप अभी जाने, जिसमें से स्पष्ट कर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 बिंदु आपको दिया गया है। आप इन 6 बिंदुओं को लिख लें। ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जो आपको अब नहीं समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो एकाधिकार का उद्देश्य। अब एकाधिकार जो है उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? अब सिंपल सी बात है, शुरू से जब हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करें तो एकाधिकार के बारे में क्या चर्चा किए? एकाधिकार के बारे में चर्चा किए एक छत्र राज्य। एक छत्र राज्य का मतलब कि बाजार में उस प्रोडक्ट का इकलौता मालिक होना, इकलौता विक्रेता होना। क्रेता का बहुत हो सकता है लेकिन विक्रेता मालिकाना अधिकार जो है एकाधिकार के तहत में वो एकल होता है। यहाँ पे आप जियो को भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए जियो का जो आपका सिम होता है, जियो का सिम जब लेते हैं आप तो उसका जो मूल्य निर्धारण होगा, उसका जो मंथली रिचार्ज होगा, उसका जो त्रिमाही रिचार्ज होगा, उसका जो छमाही रिचार्ज होगा, जो उसका ईयरली रिचार्ज होगा, वो तय कौन करेगा? वो तय जियो का मालिक करेगा। और उसका अगर प्रतिद्वंदी सही नहीं मिलेगा, प्रतियोगी नहीं मिलेगा, तो फिर मूल्य का क्या होगा? मूल्य मनमाना रखेगा जियो की तरफ से। तो यहां पर दिमाग में आपको एक ही बात रखना है कि एकाधिकार के तहत में अगर उद्देश्य की बात करता है तो सिंपल सी बात है, अकेला राज क्यों कर रहा है? अकेला राज अकेले लाभ करने के लिए कर रहा है। यानी आपका अगर एकाधिकार का कोई आपसे पूछ दे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, एकदम आप बेहिचक बोलिएगा अधिकतम लाभ कमाना होता है, अधिक मुनाफा कमाना होता है, यही इसका मेन उद्देश्य होगा। चलिए इसका उद्देश्य को थोड़ा सा देखते हैं। एकाधिकारी उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। इसका मेन उद्देश्य क्या होगा एकाधिकारी का? वो समाज कल्याण करने नहीं आया है, वो मुनाफा कमाने आया है। इसलिए इसका उद्देश्य होगा कि अधिकतम लाभ कमाना है,
अधिकतम लाभ दो प्रकार का हो सकता है। अब वो अधिकतम लाभ जो कमा रहा है तो उसका कितना प्रकार होगा, दो तरह का हो सकता है। अब दो तरह का कौन हो सकता है, प्रति इकाई अधिकतम लाभ कमाना, प्रति इकाई मतलब इस पेड़ से अधिकतम लाभ कमाना, ये प्रति इकाई होगा। एक का अगर बात करते तो इकाई में चला गया, इसलिए हम बोल रहा है प्रति इकाई अधिकतम लाभ कमाना। दूसरा होगा कुल अधिकतम लाभ कमाना। अगर मेरे पास 100 पेन है तो पूरे 100 पेन को एक मुश्त किसी को बेच दिए और उसमें अधिक मुनाफा कमाने का हम प्रयास करेंगे। और मान लीजिए कि जिस कंपनी से हम ये खरीद के लाए वो क्या किया, कुल अधिकतम लाभ कमा लिया, लेकिन जब हम इसको बेचेंगे तो हम कुल नहीं बेचेंगे, हम प्रति इकाई करके इसको बेचेंगे और यहां से इसका लाभ कमाएंगे। यानी एकाधिकारी उत्पादक कुल लाभ अधिक महत्व देता है। एकाधिकारी का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा कि कुल लाभ अधिक कमाना होगा, इसका यही महत्व होगा और ये हमारा एकाधिकार का उद्देश्य था। अब हम लोग इसके अगले बिंदु पर जाएंगे और उस बिंदु को हम लोग बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम लोग एकाधिकार का सबसे मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। एकाधिकार के अंदर में जो मूल्य निर्धारण होता है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। एकाधिकार में मूल्य निर्धारण करने का जो क्षमता होता है, जो ताकत होता है, वो एकाधिकार को ही होगा, क्योंकि वो बाजार में जो होता है वो किसी भी वस्तु का उत्पादक अकेला होता है। तो जब वस्तु का अगर अकेला उत्पादक होगा तो वस्तु का मूल्य निर्धारण भी अपनी मन इच्छा से करेगा, और मन इच्छा से करेगा इसका मतलब है कि उसे अधिकतम लाभ कमाना है, अधिक से अधिक लाभ कमा सके। इसके लिए वो मूल्य निर्धारण का पूरा एक जो अधिकार होता है उसके पास ही होता है। कारण उसका मेन होता है कि वो अकेला बाजार में उत्पादक होता है। अब देखिए इसके परिभाषा को हम थोड़ा ध्यान देंगे कि मूल्य निर्धारण एकाधिकार का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है, अतः वह अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार निर्धारित करना चाहता है कि उसे अधिकतम लाभ मिल सके। ये लाइन बिल्कुल आपको स्पष्ट बता रहा होगा उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि अधिकतम लाभ कमाना, और अधिकतम लाभ कमाने के चलते वो अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार से निर्धारित करना चाहता है कि उसको अधिकतम जाकर लाभ हो। यानी अपनी वस्तु का मूल्य निर्धारण इस प्रकार से कर देगा कि उसको अधिकतम लाभ मिल सके। उसका पूर्ति पर तो नियंत्रण रहता है, मतलब यहाँ पे एकाधिकारी जो है, एकाधिकारी के अंदर में वस्तु का मूल्य का निर्धारण करना, अधिकतम लाभ कमाना, ये सारा चीज होता है, लेकिन उसके हाथ में एक कार्य नहीं हो सकता है। अगर एकाधिकार में बोला जाए कि एकाधिकार के अंदर में उसके पास कौन सा अधिकार नहीं होता है, अभी तक जितना भी पढ़े एकाधिकार की बात होता है उसके पास अधिकार है, लेकिन एक ऐसा बिंदु आ जाता है, एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसमें एक अधिकारी को उस चीज पर अधिकार नहीं रह पाता है। जैसा कि अभी हम लोग पढ़े कि वस्तु का मूल्य निर्धारण करने का अधिकार उसके पास रहता है जिससे वो अधिकतम लाभ कमा सके। उसका पूर्ति पर तो नियंत्रण रहता है, पूर्ति कितना करना है वो भी नियंत्रण रहता है, लेकिन मांग पर नियंत्रण नहीं रहता है। वो कितना पूर्ति, वो कितना उत्पादन करेगा और कितना बाजार में भेजना है उस पर उसका नियंत्रण होगा, लेकिन बाजार में उस वस्तु का मांग कितना हो जाएगा, मतलब मांग बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, उस पर उसका अधिकार नहीं होता है। अगर आपसे प्रश्न करेगा कि मूल्य एकाधिकार के अंदर में एकाधिकारी के पास कौन सा नियंत्रण नहीं होता है, तो मांग पर नियंत्रण नहीं होगा, बाजार का वो मांग क्या होगा उस पर उसका नियंत्रण नहीं रह सकता है। इसीलिए वह निम्न प्रकार से मूल्य निर्धारित करने का प्रयास करता है, और यही कारण से वो क्या करेगा कि मूल्य का जो निर्धारण करेगा उसके लिए वो प्रयास करेगा। तो निश्चित तौर पे है कि मूल्य का अगर वो मान लीजिए निर्धारण करना चाहता है, प्रयास करना चाहता है, तो प्रयास का तरीका क्या करेगा, भिन्न भिन्न तरीका अपनाएगा। अब मूल्य निर्धारण का जो तरीका अपनाएगा वो दो तरीका से अपना सकता है। अब वो दो तरीका क्या अपना सकता है, एक तो होगा उसको उसके पास समय का अभाव है, कम समय है, इसमें उसको लाभ कमाना है, और एक होता है कि दीर्घकाल के लिए जाता है, लंबे समय के लिए जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मूल्य का निर्धारण करने का वो प्रयास करेगा उसको वो दो भागों में करेगा, एक अल्पकाल में मूल्य तथा दूसरा होगा दीर्घकाल में मूल्य। अल्पकाल में मूल्य मतलब कम समय के लिए मूल्य का निर्धारण करेगा, और दूसरा जो होगा दीर्घकाल में मूल्य का निर्धारण होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे ना
कि अभी जैसे मूल्य निर्धारण था, उसके अंदर में अल्पकाल में मूल्य का और दीर्घकाल में मूल्य का निर्धारण की बात हो रही है। और हम लोग एक प्रयास करते हैं कि अल्पकाल में मूल्य का निर्धारण वो किस प्रकार से करेगा, इनमें किन बातों को बोला जाएगा, किन बातों को रखा जाएगा, दीर्घकाल में किन बातों को कहेगा, किन बातों को रखेगा, हम उसको और अगले भाग में समझने का प्रयास करते हैं। में मूल्य निर्धारण की चर्चा कर रहे थे, उसके तहत में आप देख रहे थे कि एकाधिकारी जो होता है वो मूल्य निर्धारण करने का तरीका अपनाता है। तो सबसे पहले तो तरीका क्या अपनाता है? पहला तरीका, दो तरीका का बात हम लोग कहते हैं अल्पकाल में और दीर्घकाल में। तो अल्पकाल में जो मूल्य निर्धारण करेगा वो एकदम निश्चित तौर पे कम समय के लिए करेगा। अब अल्पकाल में जब वो मूल्य निर्धारण कोई एकाधिकारी करेगा तो उसके साथ क्या स्थिति उत्पन्न होगी, क्या उसके साथ व्यवस्था होगा, उन चीजों को इसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए एकाधिकारी जो है अल्पकाल में जब मूल्य का निर्धारण करता है तो उसके पास सबसे बड़ी बात होता है ना कि समय का बहुत अभाव होगा, क्योंकि वो अल्पकाल के लिए कर रहा ना, तो अल्पकाल के लिए कर रहा तो उसके पास समय क्या होगा? समय कम हो जाएगा। तो अल्पकाल में समय कम होता है जिससे पूर्ति को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। अब यहाँ पे आप इसको समझिए, अल्पकाल में क्या होता है? तो अल्पकाल में उसके पास समय का अभाव होगा। अब समय का जब अभाव होगा और मान लीजिए कि ये जो डोम्स का पेन मेरे पास है, इस पेन का अगर मेरे पास उत्पादन मान के चलिए कि 1000 है और डिमांड इसका आ जाता है 10,000 का, मेरे पास इसका 10,000 उत्पादन है और डिमांड मार्केट में आ जाता है 10,000 का, और हम अल्पकाल में मूल्य का निर्धारण कर रहे हैं, तो हम किसी भी कीमत में उत्पादन को बढ़ा और घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि समय का अभाव है और उस कम समय में आप चाहकर भी उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। तो पहला बात क्या निकल के आता है कि इसमें हम उत्पादन की जो पूर्ति होगा उसको न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। अल्पकाल में एकाधिकार को लाभ, सामान्य लाभ व हानि प्राप्त हो सकती है। अगर वो अल्पकाल में कर रहा है ना तो उसको क्या हो सकता है? लाभ भी हो सकता है, सामान्य लाभ होगा, हानि भी प्राप्त हो सकता है। तीन चीजों का व्यवस्था उसके साथ आ सकता है। क्या? लाभ का, सामान्य लाभ का और हानि का। आप यहां ध्यान दीजिएगा, अल्पकाल में एकाधिकार को सामान्य से अधिक लाभ हो सकता है। कभी कभी अल्पकाल में एकाधिकारी को सामान्य से भी अधिक लाभ हो सकता है। अब आप सोच रहे हो कि सवाल, अल्पकाल में कम समय में एकाधिकारी को अधिक लाभ कैसे हो जाएगा? सिंपल सी बात है, जैसे अभी आपको पता है कि डोम्स का पेन जो है वो बाजार में मान लीजिए कि 10 पीस है या 15 पीस है या 20 पीस है। अब इसका डिमांड हो जाता है 100 पीस। अब 100 पीस हो गया डिमांड अचानक से, और मेरे पास क्या है? मेरे पास इसका मात्र 50 पेन का ही संख्या मेरे पास है, 50 ही मेरे पास है। तो हम उसका मूल्य का निर्धारण क्या करेंगे? इस पेन का कीमत को अचानक से हम बढ़ा देंगे, और जब अचानक से किसी वस्तु का मूल्य में वृद्धि कर दिया जाता है और उसको बाजार में बेचने के दे दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पे आपका जो लाभ था उसकी मात्रा में अचानक से आपको परिवर्तन देखने को मिल जाता है, यानी आपका लाभ जो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इसी को कहा गया है कि अल्पकाल में एकाधिकार को सामान्य से भी अधिक लाभ हो सकता है जब वस्तु का मांग अधिक हो जाएगा। चलिए तीसरा बिंदु पे आते हैं, एकाधिकार फर्म में उसका लाभ शून्य भी हो सकता है। अच्छा, एकाधिकारी जो फर्म होगा ना उसमें कभी कभी लाभ का स्थिति जो होगा शून्य होगा। अच्छा, शून्य जैसे शब्द आया होगा तो आपके दिमाग में चल रहा होगा शून्य लाभ किस हो सकता है? शून्य लाभ किसको कह सकते हैं? या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा, आपके दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन प्रॉफिट और लॉस से कोई मतलब ही नहीं, लाभ और हानि से कोई मतलब नहीं है। यहाँ सीधा सीधी आपसे बोला जा रहा ना कि लाभ शून्य हो जाएगा। सपोज मान लीजिए कि अगर मेरे पास ये पेन है और इस पेन का कीमत 100 रुपया है और ग्राहक इसके लिए मिल ही नहीं रहा है। अब 100 रुपये इसका लागत मूल्य है, तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट तब ना होगा जब 100 से अधिक में बेचेंगे। 100 रुपये इसका मूल्य है, उससे अधिक में जब बेचेंगे तो उसको जो है हम क्या बोलते हैं, अधिक लाभ कमा सकते हैं। 100 से जब अधिक में बेचेंगे तो 100 से अधिक में कैसे बेचेंगे? सवाल ही नहीं उठता है। अब कोई खरीदार नहीं है तो मजबूरन हमको क्या करना होगा? 100 का पेन 100 में ही बेच देंगे।
तो जो मेरा लागत मूल्य तो वो वापस हो गया। तो इसी को कहा जाता है शून्य। लाभ शून्य भी हो सकता है, कभी कभी उसकी वस्तु की मांग कम होने पर। जब वस्तु का मांग कम हो जाए, कोई खरीदार नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, जो लागत लगा वो तो वापस आ जाए। और जब ऐसा स्थिति उत्पन्न होगा तो आपको क्या लाभ देखने को मिलेगा, वस्तु की कीमत औसत लागत के बराबर हो सकती है। ऐसी दशा में उसे सामान्य लाभ, जिसे हम शून्य लाभ या जीरो प्रॉफिट कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि प्राप्त होगा। प्राप्त होगा भी कहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कारण आपको समझ में आ गया, क्योंकि सबसे पहले वस्तु का मांग बाजार में नहीं था। वस्तु का बाजार में मांग नहीं था तो हम लागत निकालने का प्रयास किए, और लागत जब निकालिएगा तो निश्चित तौर पे क्या होगा, निश्चित तौर पे उसमें आपको जो आपका लागत मूल्य होगा वही मिलेगा, और वैसे मूल्य में कभी भी आपको लाभ नहीं हो सकता है। इसीलिए आप उसको सामान्य लाभ भी कह सकते हैं या शून्य लाभ कह सकते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट में हम लोग बढ़ते हैं। अल्पकाल में एकाधिकारी फर्म को हानि भी हो सकती है। अब जो एक अल्पकाल में एकाधिकारी होगा ना, जो फर्म होगा उसको कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अब एकाधिकारी भी है, वो वस्तु का एकमात्र उत्पादक है, तो फिर उसको हानि कैसे हो जा रहा है, क्योंकि वो अधिकतम लाभ के लिए ही काम करता है। निश्चित तौर पे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब वो वस्तु मान लिया जाए कि 100 वस्तु का उत्पादन किया, अब 100 वस्तु का उत्पादन किया, बाजार में उसका मांग ही नहीं है। अब अगर गलती से उस तरह का वस्तु का उत्पादन वो कर चुका है, तब वो क्या करेगा, वो प्रयास करेगा कि उस वस्तु को किसी भी कीमत पे हम बेच दें। अगर मान लीजिए 100 रुपया उस वस्तु का कीमत पड़ा था, तो 100 रुपया में ही बेचकर वो क्या किया, 0 लाभ कमा सकता था। लेकिन ग्राहक 100 रुपए में भी लेने को तैयार नहीं है, लेकिन उस वस्तु का मेरा मूल्य 100 रुपया लगा था। तब वैसे स्थिति में हम क्या करेंगे, 100 से नीचे जाकर बेच देंगे पेन को। जब 100 से आप नीचे, यानी उसके लागत मूल्य से आप नीचे जाकर बेचते हैं, और वो जो मूल्य प्राप्त होगा उसी को आप हानि कर सकते हैं। देखिए स्पष्ट परिभाषा में लिखा गया, अल्पकाल में एकाधिकारी फर्म को हानि भी हो सकती है। हानि का मुख्य कारण घटना है। एकाधिकारी अपनी वस्तु को बेचने के लिए वस्तु की कीमत घटाता है, और कीमत घटते घटते औसत लागत यानी जो एवरेज कॉस्ट होगा उससे भी कम हो जाती है। और ऐसी स्थिति अगर बन जाती है तो उस समय हमेशा एकाधिकारी को आप देखिएगा कि हानि होगा। अब यहां तक आपको किसी भी प्रकार का, हमको नहीं लगता कि कोई समस्या आया होगा। अगर एकाधिकार में अल्पकाल में मूल्य का निर्धारण होगा तो 3 बातों को आप दिमाग में बैठा लीजिए। एक, आप अधिकतम लाभ कमा सकते हैं, दूसरा सामान्य लाभ होगा या जीरो प्रॉफिट कर सकते हैं, और तीसरा स्थिति उत्पन्न होगा जब उसको हानि होगा। बस आपको दिमाग में ही रखेगा। एकाधिकारी में मूल्य का निर्धारण अगर अल्पकाल में होगा तो एकाधिकारी के साथ क्या स्थिति उत्पन्न होगा, तो पहला स्थिति उत्पन्न हुआ अधिक प्रॉफिट, दूसरा हुआ कम या सामान्य, जिसको आप कह सकते हैं जीरो प्रॉफिट बोल सकते हैं, तीसरा आपका हो जाएगा हानि का। चलिए अब इसको देखते हैं दीर्घकाल में मूल्य का निर्धारण। अब एकाधिकार में मूल्य निर्धारण का पहला पार्ट हम लोग कर लिए अल्पकाल में। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे दीर्घकाल यानी लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में एकाधिकारी मूल्य का निर्धारण कैसे करता है, ये आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। देखिए जब दीर्घकाल की बात करता है तो दीर्घकाल में कोई भी फर्म जो होगा वो किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उसके पास बहुत लंबा समय होता है। वो बाजार को बहुत अच्छी तरीके से वो पढ़ सकता है, वो समझ सकता है कि बाजार में किसी वस्तु की क्या आवश्यकता है। अगर बाजार में उसको पता चल जाता है कि बाजार में वस्तुओं की आवश्यकता अधिक है, तो अपने उत्पादन को आराम से इजीली तरीका से बढ़ा सकता है और उसमें वो अधिकतम लाभ कमा सकता है, क्योंकि उसके पास दीर्घकाल का समय है। लेकिन वही अगर देखा जाए कि दीर्घकाल में एकाधिकारी अपनी वस्तु का उत्पादन मांग के अनुरूप घटा बढ़ा सकता है। निश्चित तौर पे जब अगर उसके पास लंबा समय है तो वो उत्पादन को बढ़ा देगा अगर बाजार में मांग बढ़ा है तो। लेकिन बाजार में अगर मान लिया जाए कि मांग घट गया, बाजार में मांग घट गया, तो फिर उत्पादन तो नहीं करेगा ज्यादा, वो उत्पादन को अपने घटा देगा। उत्पादन घटाने के पीछे उसका मुख्य मकसद क्या हो सकता है कि अपने
नुकसान यानी जो उसको हानि होगा उससे वो बच सकता है, वह अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है, वह मांग के अनुसार वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन कर सकता है तथा लाभ कमा सकता है। यदि वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो उत्पादन में वृद्धि के द्वारा पूर्ति को बढ़ा सकता है, और यदि मांग घट जाती है तो वह वस्तु की पूर्ति उत्पादन में कमी के द्वारा घटा सकता है। जैसा कि शुरू में आपको हम बता दिए, दीर्घकाल का समय चलेगा, दीर्घकाल में उसके पास दोनों ऑप्शन बच जाता है। वस्तु का अगर मांग बाजार में बढ़ता है तो वो उत्पादन भी बढ़ा देगा और बाजार में वस्तु की पूर्ति कर देगा, अधिक पूर्ति करेगा। लेकिन अगर उसको पता चल जाता है कि बाजार में उस वस्तु का मांग घट चुका है तो फिर वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता। और जैसे इसको एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपको मान लीजिए अभी 12th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं, अब दीर्घकाल में अगर शर्मा गैस पेपर उसको निकालना हो तो शर्मा गैस पेपर क्या करेगा? शर्मा गैस पेपर का अगर मांग बाजार में अधिक है तो वस्तु का उत्पादन अधिक करेगा और पूर्ति उसको आसानी से करा देगा। लेकिन अगर उस शर्मा गैस को कोई स्टूडेंट या विद्यार्थी नहीं पसंद कर रहा है तो क्या करेगा? उसको वहीं पे स्टॉप कर देगा और अपनी हानि को बचा लेगा। ये एक अधिकार में मूल्य निर्धारण करने का उसका दीर्घकाल में सबसे अच्छा तरीका होता है। चलिए दूसरे पॉइंट क्या करते हैं? एकाधिकार अपने उत्पादन की मात्रा का साम्य उस बिंदु पर करता है जहां उसके अधिकतम लाभ प्राप्त होता होगा। अब आपके दिमाग में एक बात जरूर चल रहा होगा, कंफ्यूजन बढ़ गया होगा तुरंत हम इसको देखते के साथ, लेकिन आपको इसको देख के कंफ्यूजन नहीं बढ़ाना है। कारण क्या है? एकाधिकार में एकाधिकार अपने उत्पादन की मात्रा का, अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि अगर इस कलम को 100 रुपए में हम उत्पादन की, इसका लागत हमको 100 रुपया लगा और वस्तु को हम 100 रुपया में ही बेच रहे हैं तो ये मेरा सामने हो गया है, संतुलन बन गया ना। मेरा लगा इतना, मेरा आ तो गया इतना, अब यहाँ पे हमको नुकसान होने का सवाल ही नहीं उठता है, नुकसान नहीं हो पाएगा, यही हुआ सामने। अब इसको इस तरीका समझिए, यहाँ पे क्या बोला ना कि मात्रा और मूल्य में क्या इसका मतलब हुआ कि मात्रा मतलब कि अगर बाजार में डिमांड है 100 पीस शर्मा गैस पेपर का और मेरे द्वारा 100 पीस उसको उपलब्ध करा दिया गया है तो ये साम्य व्यवस्था हो गया, साम्य संतुलन बन गया इसका उत्पादन में और पूर्ति में। एकाधिकार जो होगा अपने उत्पादन की मात्रा का साम्य उस बिंदु पर करता है जहां उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। अब इसके बाद वो अपनी वस्तु पर लाभ कमा सकता है। अधिकतम लाभ को ज्ञात करने के लिए कुल आगम व कुल लागत विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगर मान लिया जाए कि उसको अधिकतम लाभ ज्ञात करना है तो क्या करेगा? कुल आगम और कुल लागत विधि का प्रयोग करेगा और उसी का निर्धारण करके एकाधिकारी जो होगा अधिक लाभ कमा लेगा। यहाँ साम्य में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो बातें आपको साम्य के लिए बताया गया, संतुलन व्यवस्था बनाना। अगर आप उत्पादन और पूर्ति दोनों को बीच का जो देखेगा, यानी उत्पादन मेरा 100 हो रहा है और बाजार मांग भी मेरा 100 है और उसके बराबर हम ले जाते हैं तो उसी को हम लोग साम्य करते हैं। अब एकाधिकार के तहत में मूल्य निर्धारण का जो बात हम लोग कर रहे थे जिसमें अल्पकाल और दीर्घकाल की थी उसको आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एकाधिकार का अगला जो प्रमुख बिंदु होता है एकाधिकार पर नियंत्रण। अभी तक एकाधिकार के तहत में एकाधिकारी वर्ग बाजार में एकल अधिकार बनाकर अधिक मुनाफा कमाया, लेकिन अगर एकाधिकार बाजार पर हावी हो जाए तब उसको हम लोग कैसे उस पर नियंत्रण कर सकते हैं ये भी हमको जानना बहुत जरूरी है। एकाधिकार पर नियंत्रण के लिए आप समझ सकते हैं कि उसके कार्यों को सरकार चाहेगी तो आराम से उस पर नियंत्रण कर सकती है। अब सरकार के चाहने पर कैसे हो सकता है? सरकार क्या करेगी तो इस पर नियंत्रण हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीज इस पर क्या होगा वो देखिए आप। जब एकाधिकारी शक्तिशाली हो जाता है तब वह राष्ट्रीय हितों को भूलकर व्यक्तिगत हितों को महत्व देता है। मान लीजिए जैसे जियो का हम लोग सिम लेते हैं, अब जियो का एकाधिकार है तो जियो का जब एकाधिकार है तो क्या होगा? जियो फिर अपना मनमानी से चालू कर देगा। अगर जियो के द्वारा राष्ट्र हित में कार्य हो रहा है
तब तो सरकार को इस पर नियंत्रण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब वो राष्ट्र हित के विरुद्ध हो जाए तब सरकार क्या करेगी, एक उसका विकल्प खोजेगी। जैसे उसका विकल्प मार्केट में आ जाता है यानी बाजार में आ जाता है, उस पर निश्चित तौर से रोक लग जाएगा। अब उसी चीज को यहाँ पे बताने का प्रयास करें। ये एग्जाम्पल था आपके लिए। जनहित व राष्ट्रीय हित के अंतर्गत एकाधिकार पर नियंत्रण आवश्यक है। सरकार ने समय समय पर अनेक उपाय अपनाकर एकाधिकारियों की शक्ति को कम करने का प्रयास किया। पहले ही आपको हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोले थे कि इसको जो है कौन कर सकता है, इसको सरकार कर सकता है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए आप कि सरकार ने समय समय पर अनेक उपाय अपनाकर, यानी सरकार तो अलग अलग उपाय अपनाएगी ना। अब कैसा स्थिति है वो स्थिति को देखते हुए उस पर करेगा। तो समय समय पर अनेक उपाय अपनाकर एकाधिकारियों की जो उसकी शक्ति है उस शक्ति को कम करने का प्रयास करेगा। अब हम लोग अर्थशास्त्र में आते हैं। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर पिगू जी के अनुसार एकाधिकार पर नियंत्रण हेतु दो विधि बताई गई है। प्रोफेसर पिगू जो थे उनके द्वारा एकाधिकार पर नियंत्रण के लिए दो विधि बताया गया है। वो दो विधि क्या हो सकता है? दो विधियों में पहला विधि जो है वो प्रत्यक्ष विधि है और दूसरा अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या है? प्रत्यक्ष विधि मतलब सरकार सामने डायरेक्ट आ जाएगी और सरकार जब डायरेक्ट एकाधिकार के सामने आ जाती है और उसके बाद उस पर नियंत्रण स्थापित करती है तो उसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि कहेंगे। अप्रत्यक्ष विधि क्या हो सकता है? अप्रत्यक्ष विधि वैसे विधि को कह सकते हैं या वैसे उपाय को कह सकते हैं जब सरकार सामने नहीं आकर किसी अन्य विकल्प के द्वारा उस पर नियंत्रण स्थापित करेगी। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष विधि के अंदर में क्या करेगा। अगर सरकार जो है प्रत्यक्ष विधि लाती है तो क्या करेगा? सबसे पहले क्रेता संघ बना देगा, यानी जो खरीदने वाले होते हैं उनका एक संघ बना दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे हम लोग एकाधिकार पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आएगा सार्वजनिक प्रवाह कर दिया जाएगा। तीसरा है कीमत तथा उत्पादन नियंत्रण करेगा, कीमत उसका और उत्पादन पर नियंत्रण रखा जाएगा। चौथा है करारोपण व वित्तीय नीतियां। करारोपण जो उस पर टैक्स लगता है उसको वो निरूपित कर दिया जाएगा, उसकी नीतियों को बनाया जाएगा। वित्तीय नीति जो होगा वो बना दिया जाएगा। पांचवा हो जाएगा राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। आप देखे होंगे कि जो भी चीजें जो है मनमानी यानी बाजार में मनमानी करना शुरू करता है तो सरकार के पास सबसे बढ़िया विकल्प उसके पास है राष्ट्रीयकरण कर देना। जब वो राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है तो वो सरकार के नियमों के पक्ष में आ जाएगा। सरकार के नियमों के पक्ष में आ जाएगा तो सरकार के अनुसार उसको काम करना पड़ेगा। अप्रत्यक्ष विधि, ध्यान दीजिएगा, अप्रत्यक्ष विधि आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसमें क्या करना है? प्रतियोगिता बनाए रखना, यानी एकाधिकार को अगर नियंत्रण करना है ना तो सरकार सामने आना नहीं चाहती है। सरकार अगर सामने नहीं आएगी तो जैसे मान लिया जाए कि जियो कंपनी जो है वो अपने एकाधिकार जमाए हुए है। अब सरकार चाहती है कि हम सामने ना आए, तो सरकार जब सामने नहीं आना चाहती है तो अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेगा और उसी के कंपटीटर में जियो के सामने एक नए कंपनी का स्थापना करवा देगा और वो कंपनी जब मार्केट में आएगी तो जो जियो का कंपनी थी और ये जो न्यू कंपनी है इन दोनों के बीच में प्रतियोगिता स्टार्ट हो जाएगा और प्रतियोगिता जैसे स्टार्ट होगा तो निश्चित तौर पे जियो को अपना मूल्य पर नियंत्रण करना होगा, उत्पादन पर नियंत्रण करना होगा। एकदम स्पष्ट आपको समझ आ गया होगा। इसी में दूसरा है भावी एकाधिकारियों को रोकना तथा भंग करना। अब दूसरा भावी एकाधिकारी जो एकाधिकारी थे उनको रोकना तथा उसको भंग कर देना, ये हमारा अप्रत्यक्ष विधि के अंदर में आया। एकाधिकार पर नियंत्रण को भी हम लोग बहुत बारीकी से पढ़े, प्रत्यक्ष विधि अप्रत्यक्ष विधि। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एकाधिकार नियंत्रण को करने के लिए सरकार के पास जो है या अर्थशास्त्र के पास दो विधियां हैं। एक विधि तो हम लोग अभी पढ़ लिए प्रत्यक्ष विधि, अब हम लोग बढ़ते हैं अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि कल जैसा हम लोग परिभाषा में बात करते हैं कि अप्रत्यक्ष विधि क्या है। अप्रत्यक्ष विधि में हम लोग बात कर रहे थे जहां पर सरकार जो है एकाधिकार के सामने समक्ष रूप से नहीं आकर वो किसी अन्य प्रकार से उस पर कंट्रोल करना चाहती है, रोकना चाहती है। अगर अप्रत्यक्ष विधियां की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है प्रतियोगिता बनाए रखना। अब क्या है, एकाधिकारी जब बाजार में
एकल रूप से व्यापार करता है या किसी वस्तु का विक्रेता होता है तो निश्चित तौर पे वो लाभ अधिक कमाता है। अब यहाँ पर सरकार एक अधिकारी के समक्ष जो है ना वो स्पष्ट रूप से नहीं आता है, यानी वो दिखेगा नहीं, लेकिन वो रोल जो निभाएगा छुप कर निभाता है। छुप कर निभाने का मतलब ऐसा है कि डर से, मतलब वो एक प्रतियोगिता का माहौल क्रिएट कर देगा उस बाजार में, यानी उस एकाधिकारी जो था जिसका एक अधिकार था किसी वस्तु का प्रोडक्शन पर या किसी वस्तु का विक्रेता होने पर, बेचने पर, तो वहां पर वो अन्य विक्रेताओं को समावेशित कर देगा, वहां समावेश करवा देगा। तब क्या होगा, उन सबों में कंपटीशन बढ़ जाएगा, प्रतियोगिता बढ़ जाएगा, और जहां प्रतियोगिता बढ़ेगा वहां पर एक अधिकारी का मनमानी नहीं चल सकता, और इस प्रकार से सरकार जो है प्रत्यक्ष विधि से भी इसको रोक लेगा। वही सारी बातें जो है आप देख पा रहे होंगे कि एकदम स्पष्ट रूप से लिखित रूप में आपको मिल जाएगा। थोड़ा एक बार हम लोग इसको देखते हैं। एकाधिकार का मूल कारण प्रतियोगिता का न होना है। सरकार को एकाधिकारी उत्पादन के क्षेत्र में आने वाली नई फर्मों को प्रोत्साहन देना चाहिए तथा उनके मार्ग में आने वाली सभी समस्याओं को समाप्त करना चाहिए। ऐसे में स्वस्थ प्रतियोगिता जीवित रहेगी तथा एकाधिकार भी अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे। स्पष्ट हो गया आपको, इसमें क्लियर कर समझा दिया गया है कि प्रतियोगिता बनाए रखना होगा। अगर प्रतियोगिता बनाए रखने में सरकार सक्षम होती है तो एकाधिकारी पर नियंत्रण बिल्कुल आसानी तरीके से हो सकता है। लेकिन इसमें जब प्रतियोगिता को बनाने का जो प्रयास कर रही है तो कौन सी विधि में आएगी, तो अप्रत्यक्ष विधि में आएगी। अप्रत्यक्ष विधि को अब यहाँ पे एक तरीका से और समझ लेते हैं। छोटा सा हम लोग रामायण के पार्ट को ले लेते हैं। यहाँ पर रामायण की छोटी सी पार्ट को लेते हैं। माहौल भक्ति में बनाने का प्रयास नहीं है, ये जो छुपा हुआ प्रतियोगिता हो रहा है, जो छुप कर जो कार्य किया जा रहा है उसी पर आधारित है। जैसे बाली और सुग्रीव वाला कहानी आप लोग सुने होंगे। बाली को एक मैंने क्या बोलते हैं, मिला हुआ बताकर कि वो जो है अगर उसके सामने कोई भी योद्धा आता था तो उसका शक्ति जो है आधा खींच लेता था। तो मजबूरन क्या हुआ था, राम जी छुप कर उन पर तीर चलाए राम जी, मारे राम जी, लेकिन वो छुप कर किए थे। उसी प्रकार से सरकार भी जो है वो राम का रोल करती है, वो छुप कर प्रतियोगिता पे वार करती है, एक अधिकार पे वार करती है प्रतियोगिता के माध्यम से, और एक अधिकारी को हारना पड़ता है। एक अधिकारी जो है वो कंट्रोल में आ जाता है, उसके अधीन में आ जाता है और उनकी मनमानी बंद हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है भावी एकाधिकारियों को रोकना। अब देखिए भावी एकाधिकारियों को रोकना क्या हो सकता है। मान लीजिए भविष्य में कोई एकाधिकारी उस तरह का उठना चाहा तो वैसे लोगों को सरकार को रोकना पड़ेगा। कैसे रोकेंगे, देखिए प्रोफेसर टिगु का मत है कि राज्य का यह उद्देश्य होना चाहिए, राज्य का यह उद्देश्य होना चाहिए एकाधिकारी शक्ति को उत्पन्न न होने दे, और यदि वो उत्पन्न हो गई है तो उसे नष्ट कर दे। यानी अगर मान लीजिए राज्य में कोई एकाधिकारी जो है अपना मनमानी शुरू कर देता हो, अगर किसी वस्तु पर अपना छत्र राज बनाए रखता है तो राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि वैसे उद्योगों को नष्ट कर दिया जाए। तो ऐसे उद्योगों को नष्ट आप कैसे कर दीजिएगा, उद्योगपति है, पैसे वाला है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए अन्य कोई विकल्प अपनाया जाएगा, और ये जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। यानी भावी एकाधिकारियों को रोकना, भावी एकाधिकारी यानी जो आने वाला है उनको रोक लेना है। रोक लेने से हम नियंत्रण कर सकते हैं एकाधिकारी पर। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसको नोट्स में आप समझिएगा। इस समन्वय में अमेरिका में शर्मन एक्ट बनाया गया था। शर्मन जो थे उनके द्वारा एक्ट बनाया गया था। इससे ऐसी व्यवस्था की गई कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यापार या वाणिज्य पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए किसी व्यक्ति या समुदाय से मिलेगा या षड्यंत्र करेगा तो उसे अपराध का दोषी माना जाएगा। शर्मन एक्ट जो था, आपसे पूछ देगा कि शर्मन एक्ट किस देश का है, तो आपको याद रखना होगा अमेरिका का। और शर्मन एक्ट क्यों आया था, तो शर्मन एक्ट को लाया गया था एकाधिकारी के मनमानी को रोकने के लिए। एकाधिकारी का मनमानी को रोक, या आप सब क्वेश्चन कर सकता है शर्मन एक्ट से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल आपके न्यू क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स है। एकाधिकार के अंदर में हम लोग शर्मन एक्ट को पढ़ रहे हैं। शर्मन एक्ट इसलिए पढ़ रहे हैं वो एकाधिकारी से संबंध है। तो
एक्ट के तौर में इसको एक कानूनन अपराध माना गया था। अगर ऐसा करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसको हम लोग इसको अपराधी समझेंगे और उस पर कार्रवाई किया जाएगा सरकार की ओर से। चलिए इसी में आगे देखते हैं। सरकार को चाहिए कि वो उत्पादन कीमत तथा व्यापारिक दशाओं को ध्यान में नए उद्योगों को लाइसेंस दे ताकि एकाधिकार जैसे प्रवृत्तियां जन्म नहीं ले सके। यानी एकाधिकार को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंस होता है कि अगर मान लिया जाए कि हम अकेला ये जो आपका डॉम्स कंपनी का जो मार्कर हम लोग बनाते हैं उसका एकाधिकार मान लीजिए मेरे पास है और इसको बनाने के लिए आपको बहुत अलग अलग प्रकार का कागजी कार्रवाई करना होगा, आपको सरकार से अनुमति लेना होगा, अनुमति देगी तभी आप कर सकते हैं, उसी को लाइसेंस कहा जा रहा है। तो जब अन्य प्रतियोगी या अन्य फर्म बाजार में प्रवेश करना चाहते हैं तो सरकार का दायित्व बनता है कि वैसे फर्मों को कम उलझन पैदा करते हुए आसानी से सरलता से उनको अनुमति प्रदान कर दी जाए, उनको लाइसेंस दे दिया जाए ताकि वो अपने उत्पादनों को लेकर बाजार में पहुंच जाए और हमारा जो डोम्स का था उसका कोई प्रतियोगी उत्पन्न हो जाए। और जब मेरा कोई प्रतियोगी उत्पन्न हो जाएगा तो हम इस पर मनमानी मूल्य नहीं रख पाएंगे। यानी एकाधिकार क्या था, एकाधिकार की विशेषताएं क्या थी, एकाधिकार को नियंत्रण कैसे करेंगे, इस सारी बातों पर हम लोग बारीकी से समझे हैं, जिसके चलते ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। बिल्कुल आप इसको वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर इस पूरे प्रक्रिया में आपके मन में कोई सवाल चला हो तो आप हमारे ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है आप उस पर भी आकर हमसे आप प्रश्न कर सकते हैं, आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा। क्योंकि हमारा मोटिव है कि जो चीज को पढ़ा जाए, जैसे सपोज एकाधिकार है या इसके पहले आप देख लीजिएगा पैमाने का प्रतिफल होगा, बाजार होगा, बहुत सारे आपके कंटेंट हम लोग दे चुके हैं। उन सारी कंटेंटों में आप दम ध्यान से देखिएगा कि हम लोगों का प्रयास रहा है, हमारी पूरी टीम की ओर से प्रयास रहा है कि इस टॉपिक को आपके दिमाग में छाप दिया जाए। और अब पता नहीं हम छापने में कामयाब हो पाए हैं कि नहीं, वो आने वाला दिनों में जो आपका रिजल्ट होगा, जो आपका परिणाम आएगा, वो हम लोगों का YouTube चैनल का जो हमारा चैनल होगा उस चैनल का भविष्य तय करेगा। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि आपकी सफलता 100% हो ताकि हमारा जो YouTube चैनल है वो भी जो है ग्रो कर सके। यानी आपकी ग्रो से ही हमारा ग्रो निर्भर करता है। धन्यवाद। चलिए अब जो है हम लोग एकाधिकार के नियंत्रण करने का जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि था उसमें हम लोग प्रत्यक्ष विधि में 5 प्रकारों को पढ़े थे, जिसमें से क्रेता संघ है। अगर क्रेता संघ का गठन कर दिया जाए तो एकाधिकार पर नियंत्रण हम लोग स्थापित कर सकते हैं। तो क्रेता संघ के द्वारा एकाधिकार पर नियंत्रण किस तरीका से कर सकते हैं, इस पे हम लोग यही चर्चा करेंगे। और इस चर्चा को आप ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें, क्योंकि आपका एमसीक्यू जो है यहां से निश्चित तौर पे आपको 1 नंबर देकर जाएगा। कहता क्या है, एकाधिकार की बढ़ती हुई शक्ति का मुकाबला क्रेता अपना संघ बनाकर कर सकते हैं। अगर एकाधिकार का शक्ति जो है वो उसमें वृद्धि हो रहा है तो फिर क्रेता संघ जो होगा वो अपना संघ एक बनाएगा, क्रेता जो है अपना एक संघ बनाएगा और बनाकर उस पर लगाम लगाएगा, रोक लगाएगा। क्रेता अपना संघ बनाकर एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु का बहिष्कार कर सकते हैं। क्रेता जो है संघ बनाएगा और संघ बनाकर क्या करेगा, वह एकाधिकारी के द्वारा बनाए गए वस्तु का विरोध करेगा, विरोध प्रकट कर देगा। ऐसी स्थिति में कुछ सीमा तक एकाधिकार प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। मान लिया जाए अगर वो जैसे किसी प्रोडक्ट को बनाता है और उस प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दिया जाए, क्रेता संघ जो बेचने वाला है कि हम लोग नहीं बेचेंगे क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो नहीं बेचेंगे, तो नहीं बेचेंगे तो ऐसा स्थिति जब बनेगा तो एकाधिकारी क्या होगा, थोड़ा सा वो अपने उत्पादन के बारे में सोचेगा कि हमको उत्पादन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकाधिकारी कभी भी नुकसान के उत्पादन नहीं करेगा, उसको अधिकतम लाभ कमाना है। ये बात आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो इस प्रकार से उस पर लगाम लगाया जा सकता है। चलिए सार्वजनिक प्रवाह। अब सार्वजनिक प्रवाह होता क्या है, जनमत को प्रभावी बनाकर एकाधिकार के विरोध में प्रवाह किया जा सकता है। प्रवाह मतलब कि उस पर हमला करना। हमला मतलब क्या है,
कोई भाला फरसा से हमला नहीं करना है। यह बात है ना कि जनमत को प्रभावी बनाकर, यानी लोगों को जनमत, लोगों का जो ओपिनियन होता है, लोगों का जो विचार होता है, उसको प्रभावी बनाकर एकाधिकार के विरोध में प्रहार किया जा सकता है। देश की जनता को यह समझाया जाए कि एकाधिकार जो है समाज और राष्ट्र दोनों के हित में नहीं है। यानी यहाँ पर लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है। अब लोगों को जागरूक हम कैसे कर सकते हैं? तो जो एकाधिकारी वर्ग होते हैं उनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, उनके द्वारा जो बाजार में वस्तुओं को उपलब्ध कराया जाता है, जो उनके द्वारा लाभ कमाया जाता है, वो लाभ का खर्च कहाँ करते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातों को अगर हम आम ग्राहकों को, जनता को बताएंगे तो निश्चित तौर पे वो जनता जो है एकाधिकार के विरोध में आएगी। यानी एकाधिकारी की जो वस्तुएं मार्केट में उपलब्ध होती है उसका बहिष्कार करना शुरू कर देंगे, उसको लेने से मना कर देंगे। यानी एकाधिकार समाज और राष्ट्र दोनों के हित में नहीं है, उसकी कृतियां राष्ट्र और समाज का शोषण करती है। ऐसे में जनमानस एकाधिकार के विरुद्ध विद्रोह करेगा तथा एकाधिकारी प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। यानी यही प्रवाह उन्हें चोट करना उस पर। अब तीसरा है कीमत तथा उत्पादन नियंत्रण। अब कीमत तथा उत्पादन नियंत्रण क्या है, इसको थोड़ा समझिए। कहता है एकाधिकारी की कीमत व उत्पादन पर सरकार नियंत्रण रख सकती है। एकाधिकारी का जो कीमत होगा और उत्पादन होगा उस पर सरकार नियंत्रण रख सकती है। सरकार नियमों का निर्माण कर एकाधिकारी बाध्य कर सकती है वो वस्तु की कीमत सही रखे। यहां तक स्पष्ट है, सरकार नियमों का निर्माण कर, सरकार के द्वारा एक नियम बना दिया जाएगा। सरकार क्या करेगा, नियम का निर्माण करेगा। अब देखिए यहाँ पे सरकार नियम का निर्माण कर एकाधिकारी बाध्य कर सकते, एकाधिकारी को बाध्य कर सकती है वह वस्तु की कीमत सही रखे। सरकार जो है क्या करेगा, नियम जो बनाएगी तो एकाधिकारी को बाध्य कर देगा कि वह वस्तु की कीमत जो होगा उसको सही रखे। ऐसा होने पर अधिकतम लाभ कमाने के लिए एकाधिकारी को अपना उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम शुरू में ही बोले एकाधिकारी का मेन मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था, अधिकतम लाभ कमाना, तो अधिकतम लाभ वो कैसे कमाएगा? तो अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति उत्पादन नहीं बढ़ाता है और उसको अधिकतम लाभ कमाना है, आप एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी है तो आप खुद से बताइए कि हम उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे, हम उत्पादन बढ़ाना नहीं चाहते हैं लेकिन हमको अधिकतम लाभ कमाना है, कौन सा विकल्प अपनाएंगे? सिंपल सी बात है, आप मूल्य में वृद्धि कीजिएगा। तो मूल्य में वृद्धि कीजिएगा तो उससे जनता क्रश होती है और जनता को क्रश करने का ही मकसद एकाधिकारी का होता है। तो एकाधिकारी को हम क्रश कैसे करेंगे? तो हम करेंगे सरकार के नियमों का जो निर्माण होगा, सरकार जो नियम बनाएगी उस नियम को एकाधिकारी पर लगाकर उसको बाध्य कर देंगे, मजबूर कर देंगे। मजबूर करने के बाद क्या होगा, वो कीमत सही रखेगा और जब वो कीमत सही रखेगा तो अधिकतम लाभ कमाना है, उसका मकसद है। तो जब कीमत सही है, यानी कीमत आप नहीं बढ़ा सकते हो, तो अधिकतम लाभ अब कैसे होगा? कीमत आप नहीं बढ़ा सकते हैं। अगले बार हम बोले तो उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे और इस बार हम पूछ रहे हैं आपसे कीमत नहीं बढ़ाएंगे। तो कीमत नहीं बढ़ाइएगा, कीमत जो जनरल होता है, सामान्य होता है, वही रखना चाहते हैं, तब फिर आपका फोकस दूसरे क्षेत्र में होगा। उत्पादन में अचानक से आप वृद्धि कर दीजिएगा। जब उत्पादन में वृद्धि होगा तो आप समझिए एकाधिकारी का क्या स्थिति होगा। एकाधिकारी को फिर माल जब ज्यादा बाजार में आ जाएगा वो चाहेगा किसी तरह से बिक जाए, निकल जाए, तो मूल्य कम रखेगा। और सरकार का मंशा क्या है, वस्तु का मूल्य कम ही रखना है, लोगों को सही से मिले। चलिए अगला जो पॉइंट है उसको देखते हैं। चलिए अब आगे हम लोग इस पॉइंट को बढ़ाते हैं। एकाधिकार में अगर मूल्य नियंत्रण को किया जाता है तो यहाँ पे हम लोग प्रत्यक्ष विधियां का बात करते हैं। प्रत्यक्ष विधि क्या हो सकता है? कल इसमें बहुत इसके पहले हम लोग जो चर्चा किए प्रत्यक्ष विधि पर, तो प्रत्यक्ष विधि पर जो चर्चा किए थे उसमें स्पष्ट पता चला था कि 3 बिंदु तक हम लोग क्लियर किए। चौथा बिंदु है करारोपण। करारोपण होता क्या है? कर आरोपित कर देना, मीन्स कर को लागू कर देना। करारोपण का मतलब बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना कि करारोपण क्या है। करारोपण मतलब कर को लागू कर देना, किसी भी चीज पर कर को लगा देना करारोपण कहलाता है।
करारोपण और वित्तीय नीतियां आएगा इसमें चौथा पॉइंट। ये कहता है कि सरकार एक अधिकारी वस्तु पर, यानी सरकार जो है इसको नियंत्रण करना चाहती है, तो सरकार नियंत्रण कैसे करेगी? सरकार नियंत्रण करेगी कि एक अधिकारी जिस वस्तु का उत्पादन करता है, यानी एक अधिकारी सरकार एक अधिकारी वस्तु पर ऊंचे कर लगाकर, यहां लगाकर है, ऊंचे कर लगाकर तथा उनके प्रतिकूल वित्तीय नीति अपनाकर एकाधिकार को सीमित कर सकती है। एकाधिकारी जो वस्तु होगा उस पर क्या कीजिएगा, उस पर सीधे आपको ऊंचा कर लगा देना है। ऊंचा कर जब लगाइएगा तो वो ऑटोमेटिक वो कंट्रोल में आ जाएगा, उस पर रोक लग जाएगा। इस प्रकार से भी हम क्या करेंगे, उसको नियंत्रण कर सकते हैं एकाधिकारी को। पांचवा पॉइंट आपका राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण, ये इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से पता भी होगा कि हम लोग का स्टेट बैंक को किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इन सबों का धीरे धीरे क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण करने से होता क्या है, राष्ट्रीयकरण कर देने के बाद वो सीधा सीधी सरकार के अंदर में आ जाती है, यानी सरकार का जो पॉलिसी होगा, सरकार की जो नीतियां होगी उसको अमल करना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। तो एकाधिकारी पर हम लोग उसको राष्ट्रीयकरण में डालकर उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, यानी वो मनमाना करना छोड़ देगा। जब एकाधिकार को रोकने में सभी उपाय प्रभावहीन हो जाए, मतलब बहुत सारा, अभी जितना भी हम 4 को प्रभाव की बात की है वो सारा विफल हो जाए मान लीजिए, तब आपके पास यानी सरकार के पास एक विकल्प बचता है, वो राष्ट्रीयकरण है। और राष्ट्रीयकरण में क्या होगा कि जब एकाधिकार को रोकने में सभी उपाय आपका प्रभावहीन हो जाए तो निजी पूंजीपतियों के आधिपत्य को समाप्त करने के लिए सरकार ऐसे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर सकती है तथा बाद में ये सरकारी उपक्रम के रूप में बदलते रहते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ पर जो है नवरत्न की बात आता है, जिसमें से कोयला हो गया, सेल हो गया, सीमेंट हो गया। तो आप देखेंगे क्या है, सेल यानी जो लोहा का है उद्योग या कोयला का जब बात आता है तो इसको क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब राष्ट्रीयकरण जब कर दिया गया है तो सरकार के नियमों का दिन आ गया, सरकार के नियमों का दिन आ गया तो सरकार के नियम को खंडित करके वो अपना लाभ नहीं कर सकता है, यानी सरकार की पॉलिसियों को मानना होगा। सरकार सामाजिक कल्याण पर जो ध्यान देती है उस पर इनको ध्यान देना पड़ेगा। राष्ट्रीयकरण का तरीका काफी लोकप्रिय है, राष्ट्रीयकरण का तरीका जो होगा वो काफी लोकप्रिय हो जाएगा। ऐसे में एकाधिकार समाप्त हो सकता है और सरकार जो है जो एकाधिकार पर नियंत्रण करना चाह रही थी इन उपायों को लगाकर वो कर सकता है। आपको दम दिमाग में रखना होगा कि जब सरकार बुरी तरह से फेल हो जाती है, उसके कोई भी उपाय एकाधिकार को लगाम लगाने में सफल नहीं हो पाता है, तब मजबूरन सरकार के पास एक विकल्प बचता है और उसी को राष्ट्रीयकरण कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किसी भी प्रतियोगिता विहीन बाजार में, यानी जहां प्रतियोगिता नहीं होता है, एकाधिकार में तो प्रतियोगिता नहीं ना होता है, तो इसलिए प्रतियोगिता विहीन बोले, प्रतियोगिता जहां नहीं होता है वहां पर राष्ट्रीयकरण की समस्या क्यों आती है, अगर प्रश्न आता है तो तब आपके दिमाग में रखना होगा कि राष्ट्रीयकरण की समस्या इसलिए आ जाती है क्योंकि एकाधिकारी को नियंत्रित करना था और उसको नियंत्रण करने का लोकप्रिय सबसे ज्यादा कोई उपाय होता है तो राष्ट्रीयकरण होता है। चलिए, ये प्रत्यक्ष विधि था, अब हम बढ़ते अपने अप्रत्यक्ष विधि की ओर।